अमरोहा में दहेज के लिए पत्नी को तेजाब पिलाने वाले हैवान पति को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी ने 10 लाख कार न मिलने पर पत्नी को तेजाब पिलाया था और साथ ही 17 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। मृतका के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव की ये घटना बताई गई है। नोएडा से अगली खबर, जहां पर थाना फेज 2 पुलिस टीम और सीआरटी टीम ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 182 किलो गांजा, 1 कैंटर बरामद कर लिया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 40 लाख आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक शातिर उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे। एक शातिर ने उड़ीसा की लड़की से शादी की थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। भदोही पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डीजल चोरी गैंग में शामिल था। इस गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गोपीगंज कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि ये गैंग हाईवे किनारे खड़े ट्रकों में डीजल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। काम किया गया तो पहले एक मुठभेड़ के दौरान कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और 2 लोग वांछित थे, जिसमें से एक का नाम है रजनीश यादव और साहिल यादव, निवासी सिकंदरपुर बाजार, जनपद कौशाम्बी। तो जब पता चला कि ये भी उसमें इन्वॉल्व थे तो तब से ही टीम लगी थी। इनके ऊपर एसपी सर के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। टीम के, एसओजी के और थाने के सतत प्रयास से फाइनली इन्हें पकड़ लिया गया और इनको पकड़ के जो एक वांछे थे उनको भी जल्दी पकड़ के आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजन के दौरान की ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी की ये तस्वीर, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और ये जलाभिषेक किया जा रहा है। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः उयामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा प्रकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता तसीहि जामिभुं गिरिसन्तहस्ते विभक्स्तवे पुरुमाहि पुंसेः पुरुखं जगता शिवेन पदसात्वा च पदामसि यथा नः सर्वमि जगदयत्मग्गो सुमना अद्यवोचदधिवता प्रथमो दैव्यो हिरगा अयोञ्चर्वाञ्जं भयन् स जातु धन्यो धराचीः परासुवा असौ जस्तानो अरुण उत वधुः सुमङ्गलः जय जय नग्नो रुद्रा विष्णुश्रिताः सहस्रशो वैखा गुहे महे असौ जो वसर्पति नीलग्रीवो उतैनं गोपा अदृष्टन् मुदहार्जः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय छायमीढुखे अथोजे अस्य सुवानो हन्तेभ्यो नमः प्रमुञ्च धन्वस्तमुभयो भगवो भव धनुः कवर्धिनो विशल्यो बाणवाम् अनेशन्नस्य या इखव आभुरस्य निखङ्गधिः जाते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते धनुः तयास्मान् विश्वदुस्तमयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हे मृणक्तो विश्वतः अधो जयिखुदिस्तवारे अस्मन् निधेहितं मा सहस्राक्षसते खुदे निशीर्जशल्याना मुखा शिवो नः भवानमस आयुधायाना तथाय
उभाभ्यामुदते नमो बाहुयां तव धन्वने मानो तमुदमानो अर्भगं मान उक्षन्तमुदमान उक्षितं बधीः पितरं मोतमातरं मानः रुद्ररीरिखः मानस्तोके तनये मानो गोकुमानो अश्वे खुरीरिखः नो भीरानुदभामि नो बधीरे हविग्वन्तः सदम् हवामहे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नानाविधानि पुष्पाणि सुष्माल्यं च समर्पयामि श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं युगमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं युगमिव बन्धनान् धृतो मुक्षीयमामुतः। मन्दारमालाङ्गुलिकालकायै कपालमालां कराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्रीकाशी विश्वेश्वर सदा शिवाय नमः। ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णौ द्यौः समवर्तत भूमृतिशः स्तोत्रात् तथा लोकान् पयान्दा नैवेद्यां ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इदगुं हविः प्रजननं ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् कं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे सभ्याः सन्ति देवाः गरमणीय जटाकला। और इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर काल भैरव की जब पूजा अर्चना की, और कहा जाता है जब भी काशी में कोई पहुंचते हैं भक्त और यहाँ पर सीएम योगी पहुंचे हैं तो सबसे पहले काल भैरव की पूजा, उसके बाद काशी विश्वनाथ की भक्ति आप देख सकते हैं जो इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है। और तीसरी तस्वीर आप विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग इससे पहले सीएम योगी ने ली वाराणसी में पहुंचने के बाद, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं अभी शाम में सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन का वाराणसी का दौरा रहेगा और सर्किट हाउस में उन्होंने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। तीसरी तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाले 11 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के आगमन की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। 3 तस्वीरें, काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की तस्वीर, उससे पहले काल भैरव की पूजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर विकास कार्यों की समीक्षा की। तो सीएम योगी के वाराणसी दौरे से जुड़ी 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक करते हुए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। सीएम योगी की शिव भक्ति, काशी विश्वनाथ की पूजा। तो महादेव के दर पर आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं सीएम योगी जब भी वाराणसी का दौरा होता है। बढ़ते हैं आगे। यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब और ओडिशा की सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू पर साइन हुए हैं
और आपको बता दें, प्रशासनिक, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU साइन हुआ। इस समझौते से ट्रेनिंग और रिसर्च, स्टीड मटेरियल, वैज्ञानिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मार्गदर्शन भी मिलेगा। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में रोजगार और क्षमता को बढ़ाएगा। यूपी के DGP राजीव कृष्ण ने कहा, इस समझौते से ज्ञान विनिमय, नवाचार और फॉरेंसिक क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। और बड़ी खबर कानपुर से, लग्जरी कार से मिला है युवक का शव। RPF थाने के गेट के सामने खड़ी हुई थी कार। सुबह से ही कार खड़ी थी और इस दौरान RPF थाने के गेट पर कार खड़ी नजर आई। लग्जरी कार से युवक का जब शव बरामद किया गया तो आसपास हड़कंप मच गया। थाने के गेट पर ही ये कार खड़ी हुई थी जिसमें से शव बरामद किया गया है। अब इस शव को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। इलाके में सनसनी फैल गई जैसे ही पता चला कि इस कार के अंदर एक शव है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, कोई जानकारी मिल पाई हो, किसका ये शव है, कहां से ये शव आया और क्या जानकारी इस गाड़ी को लेकर जिसमें शव मिला? पूनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर सबसे संवेदनशील स्टेशन जो माना जाता है, हावड़ा दिल्ली रोड पर सबसे अति व्यस्त स्टेशन है, जहां 250 ट्रेन अप डाउन करती हैं। 4.5 लाख यात्री गेट से अंदर बाहर करता है, जहां RPF, GRP के साथ RPSF भी लगी रहती है। इन सब के बीच एक गाड़ी जो RPF गेट के ठीक सामने खड़ी रही, पूरे दिन वो गाड़ी खड़ी रही, जो CCTV फुटेज में भी सामने आया है। पूरे दिन वो गाड़ी खड़ी रही, ना उससे कोई उतरा ना उसमें कोई चढ़ा। शाम को जो बॉक्स फोटर है उसने देखा कि एक गाड़ी में व्यक्ति है और उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी है। उसने नॉक करके उठाने का प्रयास किया, उसकी सूचना RPF को दी, जिसके बाद RPF की आंख खुली और उसके बाद उस बॉडी को उसको बाहर निकाला गया और वो मृत था। जो राहगीर थे या ऑटो स्टैंड वालों का कहना है कि सुबह से गाड़ी, और उसके बाद ऑटो ने देखा गया कि ऑटो चालक ने भी उस गाड़ी की सूचना दी। 10 घंटे तक ये प्रेमिसेस में गाड़ी खड़ी रही और उसके बाद पुलिस की आंख खुली, RPF की आंख खुली और उसके बाद इस बॉडी को यहां से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गाड़ी को क्रेन से वहां से हटाया गया और पुलिस टीम जांच में लगी है। इस गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट के हिसाब से ये किसी सरकारी कर्मचारी की नाम से अंकित गाड़ी है, क्योंकि इस पे जो नंबर है वो एरो नंबर है। और ऐसे में अब पुलिस की टीम भी जांच में जुटी है और ये पता लगाने का अब प्रयास कर रही है 11 घंटे बाद कि आखिर ये व्यक्ति कौन था, किसी को छोड़ने आया था, क्योंकि ये ड्राइवर सीट पर नहीं था, ये इसके को पार्टनर सीट पर था। और ऐसे में इसके पास से कुछ पेपर्स भी मिले जिसकी जांच हो रही है। अब जब जांच होगी तब जाके पता चलेगा कि ये किसी को ड्रॉप करने आया था, ये कहाँ का था, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट है या डिफेंस का है। ऐसी तमाम चीजें जो जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो RPF थाने के गेट के सामने खड़ी थी ये कार जिसमें से शव बरामद हुआ है। बढ़ते आगे, उन्नाव में एक युवक को चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने महज 5 घंटे में ही आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी ने तलाक लेकर मृतक नूर आलम से शादी की थी। इस बीच आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अभी तक कई एंगल से जांच में जुटी है। ये सनसनीखेज वारदात मोहल्ला कासिम नगर की बताई गई। 2025 की रात्रि करीब 10 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासिम नगर के निवासी नौशाद ने अपने पड़ोसी नूर आलम को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली सदर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के नौशाद को हिरासत में ले लिया गया। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर एक कमरे में युवक युवती खून से लथपथ हालत में मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं। दोनों को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर पहुंचने से पहले लड़की ने दम तोड़ दिया था, जबकि युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। ये सनसनीखेज वारदात जलालाबाद गाँव की है। युवक और युवती रिश्ते में चाचा भतीजी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि दुर्लापुर थाना क्षेत्र के देवीबाड़ी गांव में एक युवक की बेटी
एक कमरे के अंदर जो अंदर से बंद था, उसके अंदर गला कटा हुआ स्थिति में पाया गया। इसकी सूचना जब थाने को प्राप्त हुई तो थाना अध्यक्ष ने मौके पर गए, अधिकारी ने मौके पर गए और जानकारी ये प्राप्त हो रही कि जो लड़का है वो अपने मौसी के यहाँ रहता था, लड़की उन्हीं के मौसेरे भाई की लड़की है। किन परिस्थितियों में घटना हुई है उसको हम जांच कर रहे हैं। लड़की के पिता से संपर्क किया जा रहा है, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, जो अपनी पत्नी का इलाज मई में करा रहे हैं। बागपत की रमाला थाना पुलिस ने लड़की पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की फोन पर बात किया करते थे। घर वालों के दबाव के चलते लड़की ने बात करना बंद कर दिया था और इसी बात से नाराज होकर लड़के ने घर में घुसकर लड़की पर हमला कर दिया। आरोपी लड़का और लड़की आपस में शादी करना चाहते थे। ये लड़का दरअसल लड़की से शादी करना चाहता था, जिसके बाद इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। एक 16 वर्षीय बच्ची थी जो ग्राम किरठल में अपने घर पे रहती थी। 15 वर्षों से ही पढ़ाई करती थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। उसके फूफा का नाम मांगेराम था। वो मांगेराम के भाई का बेटा था बीरसेन। इन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया था और बच्ची उससे बात करती थी। इस बीच में चूंकि घर की सख्ती हुई तो उसने बात करना बंद कर दिया था। बीरसेन की उम्र लगभग 26 साल है। उसे शादी करना चाह रहा था। इसने उससे प्रणय निवेदन किया। ये लड़की सहमत नहीं हुई। इसी बात को लेकर गुस्सा हो गया। दोनों का घर भी लगभग एक ही है। घर में रखे हुए चाकू से प्रहार के इसके गले पे चोट लगी है। इसके लड़के का इलाज कराते, लड़की बिल्कुल स्वस्थ है। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक पर किसानों की भूमि का फर्जी बीमा कराने का आरोप है। जांच में सामने आया कि महोबा के किसानों की जमीन का बीमा अन्य जिलों के लोगों के नाम पर किया गया और इस धोखाधड़ी में करोड़ों रुपए का क्लेम उठाया गया। असली किसानों को न तो इसकी जानकारी दी गई, न ही कोई लाभ मिला। किसानों की शिकायत पर डीएम ने तीनों तहसीलों में जांच समिति गठित कर दी है। जांच में पाया गया कि किसानों को जो उनका डेटा है वो वेरीफाई किए बिना ही क्लेम का भुगतान कर दिया गया। लगभग 41 ऐसे किसान चिन्हित किए गए हैं जो कि महोबा के निवासी नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर बीमा क्लेम का पैसा लिया गया। डीएम के आदेश पर उप कृषि निदेशक राम सजीवन ने शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया। इफ्को टोक्यो के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी और अन्य अज्ञात लोगों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रकरण जिसकी जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी के द्वारा की गई थी, जो फसल बीमा के मिसअप्रोप्रिएशन और गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये पाते हुए कि इसमें एम्बेजलमेंट किया गया है, डिप्टी डायरेक्टर कृषि के द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें जो ये पाया गया है कि फसल बीमा के द्वारा जो अनुदान किसानों को दिया जाता है वो गलत नामों से गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसकी विशद जांच की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए ये मुकदमा लिखाया गया है। जो दर्ज कराया गया है वह इफ्को टोक्यो जनरल जो बीमा कंपनी है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। उसके जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं निखिल चतुर्वेदी और उनके अन्य साथी के खिलाफ कायम कराया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सामने आया कि इसमें कंपनी की संलिप्तता पूर्ण रूप से तो नहीं, आंशिक रूप से ये था कि प्रतीत हो रही थी, जिसके आधार पर प्राथमिक जांच के आधार पे ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। आगे इसकी विस्तृत जांच होगी, जिसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और उसके आधार पे फिर आगे कार्रवाई होगी। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर दुर्गा मंदिर से मुकुट चोरी करते हुए 2 चोरों का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। चोरी करने से पहले चोर ने मां दुर्गा के पैर छुए, इसके बाद चांदी का मुकुट और दान पात्र पर हाथ साफ किया। और चुनार थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर की ये घटना बताई गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद का प्रमोशन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। ये पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मायावती के बाद आता है।
इस तरह से आकाश आनंद दूसरे नंबर के नेता बन गए हैं। अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे। आकाश आनंद की जिम्मेदारी सभी सेक्टर, केंद्रीय और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्षों के काम की समीक्षा करना होगा और वो मायावती को सीधा रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा 4 की जगह 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। ये सभी आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा एवं राज्यसभा की कई बार सदस्य रही हैं। बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर आकाश आनंद ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। उन्होंने इसके लिए आभार जताया है मायावती का और लिखा कि बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी मिलने पर मायावती का आभार। मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के आंदोलन को बहन जी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से काम करूंगा। अमरोहा में बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। अमरोहा में भी यही हाल है। आज अमरोहा शहर में 2 से 3% हिंदू रह गए हैं। मुरादाबाद के कोई भी मंडल उठा लो, कोई भी विधानसभा उठा लो, कोई भी लोकसभा उठा लो, अमरोहा में भी यही हाल है। आबादी तो बढ़ती जा रही है और वो हिंदुओं की कम होती जा रही है। आज अमरोहा जो शहर है, अमरोहा शहर के अंदर अब मेरे ख्याल 2% 3% हिंदू रह गए, वहां भी कम हो गए। ऐसे ही आप जहाँ की बात कर रहे हो संभल में, वहां भी बहुत कम आबादी रह गई हिंदू। तो ये आबादी का फर्क तो है ही। कल मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये संतुलन रहनी चाहिए आबादी। मथुरा में ब्रज के राजा दाऊजी महाराज का 5253वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर में बड़े धूमधाम से भक्तिमय माहौल में ये मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव की शुरुआत शहनाई वादन और विशेष श्रृंगार दर्शन के साथ हुई है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी और दाऊजी महाराज के जयकारों से पूरा बलदेव मंदिर गूंज उठा। भक्तों ने रोहिणी ने जन्मो लला मचो है आज ब्रज में हल्ला, इस तरह से गाने गाकर एक सुर में अपने आराध्य का स्वागत किया। जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर को भव्य लाइटिंग से भी सजाया गया। बलदेव नगर भी दाऊजी महाराज के रंग में रंगा नजर आया। घर घर में पकवान बने, भक्तों ने उत्सव की खुशी मनाई। तो 53वां जन्मोत्सव है जो यहाँ पे दाऊजी महाराज के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास से और आनंद के साथ मनाया जाता है। सुबह प्रातः काल से ही 4 बजे से दाऊजी को अभिषेक किया गया है। अभिषेक के बाद ठाकुर जी को राजभोग, बालभोग सब बाकायदा जो होता है नित्य का नियम वो आता है और 10 बजे के बाद में जो मुख्य ठाकुर जी का अभिषेक है वो होता है। मथुरा के बरसाना में राधा रानी की प्रधान सखी ललिता सखी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। ललिता जी के जन्मोत्सव पर उनके गांव ऊंचा गांव ललिता जी के जयकारों से गूंज उठा। ललिता जी के अभिषेक के दर्शनों को भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सेवायतों ने पंचामृत से उनका अभिषेक कराया। इस दौरान ललिता जी की छवि के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और सखी समुदाय ने लोक नृत्य भी किया। काफी समय से 40 वर्षों मुझे हो गया देखे यहाँ श्री ललिता जी का जन्म, अभिषेक का दर्शन होता है और भंडारा होता है। हमारी श्री जी की सबसे प्रधान सखी ललिता अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत से आए हैं, इतने सुंदर दर्शन, श्री जी की खूब कृपा बरसाए।